जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल। तो साथियों, आज से हम कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथियों, आपके जो भी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये साथियों। तो कह सकते हैं कि ये आपकी यूपीपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण क्लास रहेगी साथियों। तो कह सकते हैं ये पूरा सिलेबस जैसे दिया गया है। तो इसमें जैसे हम आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे सामान्य विज्ञान में विश्व का भूगोल साथी कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का भूगोल याद रखना है। ठीक है, तो हम जैसे बताएं आपको, जैसे कोई भी साथी जिनको रीजनिंग में समस्या आती है तो वो आप ये हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या जीके जीएस का जो भी पोर्शन आपका वीक है तो इसके लिए टॉपिक वाइज क्लास दी गई है हमारे द्वारा साथियों। तो इसको आप अच्छे से यहाँ से देख के आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और कह सकते हैं जो भी साथी रेडियो ऑपरेटर के लिए हों, तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए भी ये पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है साथियों। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है। यूपीएसआई के ऑल शिफ्ट सॉल्व पेपर भी पड़े हुए हैं साथियों, जिसको भी देखना हो तो देख सकते हैं। और कह सकते हैं कि UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए भी है, या रेडियो ऑपरेटर के लिए भी है। ये सामान्य हिंदी का है पूरा साथियों प्लेलिस्ट, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये सब है। तो कह सकते हैं कि जैसे स्टैटिक जीके का पोर्शन जिस भी हमारे साथी का कमज़ोर है तो वो ये हमारी कह सकते हैं स्टैटिक जीके की जो कह सकते हैं कि ई बुक है, इसको ख़रीद सकते हैं इसकी PDF को। तो कह सकते हैं यदि किसी आपको ऐप को डाउनलोड करने में कोई समस्या आती तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क करके या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और कह सकते हैं ये हमारे कोर्स हैं साथियों। तो जैसे हमने ये देखो स्टैटिक जीके का हमारा कोर्स हो जाएगा साथियों, जबकि ये साइंस का स्पेशल साइंस का हो जाएगा, रेडियो ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर के लिए हो जाएगा। और कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट UPSSC जूनियर असिस्टेंट का भी कोर्स चल रहा है हमारी टीम के द्वारा, हमारे ऐप पे चलाया जा रहा है। तो कह सकते हैं इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि चलाया जाता है। और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो ई बुक है, इसको इसमें यदि किसी को समस्या है UPGK में तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। और एक हमारा समर्पण बैच है साथियों UPP के लिए, तो इसमें रेडियो ऑपरेटर का है साथियों समर्पण बैच। इसमें भी साथियों कह सकते हैं इसकी समस्या हो तो आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं बताऊं साथियों कि आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो हो जाएगा का भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल साथियों कौन हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो साथियों जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो हमारा टॉपिक। ठीक है, चलें साथियों यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें हम कह सकते हैं आज विश्व का जो भूगोल है उसका जो कह सकते हैं, या ज्योग्राफी से जो भी कह सकते हैं आपके यूपी पुलिस में प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, चाहे UPSI हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे जेल पुलिस हो, इन सब में, या फायरमैन का पेपर हो, तो उनमें जो पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कह सकते हैं हम डिस्कस करेंगे आज साथियों। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो विश्व के भूगोल को हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो ये पूछा गया है कि जो निम्न दिए गए इनमें ऐसा कौन सा है। तो सीधा सीधा दिया गया है कि हिमालय पर्वतमाला। तो कह सकते हैं इसका हो जाएगा कि वर्षा ले रहे बादलों को अवरुद्ध कौन करता है, तो कह सकते हैं थार का रेगिस्तान। अब क्वेश्चन ये थार का रेगिस्तान जो है साथियों, इसके बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं थार के क्वेश्चन रेगिस्तान से। ये थार का रेगिस्तान कह सकते हैं कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, घनत्व वाला मरुस्थल है, ठीक है, तथा सबसे जनसंख्या इसी मरुस्थल में निवास करती है। पूछा जा सकता है सबसे जनसंख्या किस मरुस्थल में निवास करती है, थार के मरुस्थल में। ये कहाँ है, तो साथियों हमारे भारत और पाकिस्तान का जो हिस्सा है, भारत का जो राजस्थान वाला एरिया है और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है साथियों, तो ये सिंध हो गया पाकिस्तान का, ये भारत का राजस्थान, यहाँ पर थार का मरुस्थल पड़ता है, याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि मरुस्थल क्या है, तो मरुस्थल का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जहाँ एक वर्ष में
25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल। और कह सकते हैं मरुस्थल से संबंधित जैसे हमारे भारत में CAZRI, ठीक है, तो काजरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मरुस्थल अनुसंधान संस्थान बोलते हैं इसको, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर, याद रखना है साथियों। तथा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि विश्व का बात करूं मैं तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल साथियों, तो विश्व में जो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा, तो साथियों अफ्रीका के उत्तर, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके यहाँ उत्तर में जो सहारा मरुस्थल है, कौन सा? सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। जबकि मैं बात करूं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया की बात करें तो एशिया में हो जाएगा गोबी का मरुस्थल। कौन सा? गोबी। तो गोबी का जो मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन 2 देशों में पड़ता है। कहाँ कहाँ है? मंगोलिया प्लस चीन 2 देशों में पड़ता है साथियों, याद रखेंगे। तो इसी के साथ और जैसे ये तकला मकान मरुस्थल दिया गया, ये कहाँ पर है? पूछा था, चीन में है साथियों, याद रखना है, ठीक है। गोबी का रेगिस्तान तो मंगोलिया चीन में है साथियों, याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है UPSI कैसे 2017 में आया हुआ था साथियों। नेक्स्ट है, इसके साथ जैसे कुछ इसमें डिस्कस करने को पॉइंट दिए गए हैं कि थार का रेगिस्तान या मरुस्थल वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को रोकता है, ठीक है। थार रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित, हमने आपको बताया कि उत्तर और पश्चिम का जो ये एरिया है भारत का, यहाँ पे पड़ता है ना। इस रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, लेकिन कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान के सिंध व पंजाब प्रांतों में भी आता है, याद रखना है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार रेगिस्तान है, तो इन सबको याद रखना है। अब अगला जो क्वेश्चन है साथियों हमारा वो हो जाएगा कि निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, ठीक है साथियों। तो ये पूछा गया है कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कि अफ्रीका में, तो अफ्रीका का साथियों जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है वो अल्जीरिया होता है। कौन है? अल्जीरिया, याद रखना है, ठीक है साथियों। अब मैं बात करूँ अफ्रीका की, तो साथियों जो अफ्रीका है विश्व में क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि अफ्रीका जो है इससे बड़ा एक महाद्वीप है एशिया, तो एशिया हो गया, उसके बाद अफ्रीका आएगा साथियों, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसका साउथ अमेरिका, ठीक है, उसका अंटार्कटिका, फिर यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है साथियों, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे जनजातियाँ कहाँ हैं, तो सबसे जनजातियाँ जो हैं जनजातियाँ वो भी अफ्रीका में हैं, और सबसे देश किस महाद्वीप में हैं, तो कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, याद रखना है, ठीक है। अभी कह सकते हैं सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया था हमारी सेना के द्वारा, जब वहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी सेना ने बचाव राहत कार्य किया था, तो ऑपरेशन कावेरी। जैसे मैं बात करूँ कि अल्जीरिया, तो इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा आंसर कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि जैसे मैं बात करूं सबसे छोटा देश कौन है अफ्रीका का, तो सेशेल्स जो है इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है साथियों। तो ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंटार्कटिका का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसकी बात कर रहे हैं, तो माउंट इरेबस, माउंट एटना, माउंट मेरापी, माउंट कोटोपेक्सी। तो साथियों मैं अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा माउंट इरेबस, ये एकमात्र कैसे हैं सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका का। तो कह सकते हैं कि यह रॉस द्वीप के अल्ट्रा पर्वत पर स्थित है, इसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक है। यह 3 निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं यहाँ पे अंटार्कटिका में, जैसे माउंट टारर और माउंट वर्ड और माउंट टेरानोवा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो जो तप्तद्वीप शब्द है ये पूछा गया है, ठीक है। पहला है ज्वालामुखी विपसेट से बना द्वीप, दूसरा गर्म क्षेत्र से बना द्वीप, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है साथियों कह सकते हैं यहाँ पे दिया है कि उष्ण सागर या ताप शक्ति से घिरा क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा तप्त शक्ति का मतलब ये इसका सी ऑप्शन उष्ण महानगर हो जाए। क्या हो जाएगा? उष्ण महानगर। जैसे यहाँ पे दिया है
कि नगरों के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक कारणों से नगरों के ऊपर वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, जो गांवों के ऊपर शीतल वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में ऊपर उठा रहता है, जैसे तप्त द्वीप या ऊष्मा द्वीप की संज्ञा दी गई है। यह ऊष्मा द्वीप सतह से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है, याद रखना है, ठीक है साथियों। तो उष्ण महानगर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता पूछी गई है साथियों, जो रिएक्टर पैमाना होता है इस पर, ठीक है, तो रिएक्टर पैमाना होता है। जैसे मैं बात करूं, ये सब क्वेश्चन साथियों यूपीएसआई के क्वेश्चन है, आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये दिया है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्टर पैमाने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। कितनी होती है ये भी पूछा जा सकता है, 10 तक। तीव्रता इसकी गहनता इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्केली के नाम पर जाना जाता है, ठीक है। और कह सकते हैं इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है। तो टर्फ रॉक पूछी गई है। टर्फ चट्टान जो है ये अग्निमय चट्टान होती, क्या होती, अग्निमय चट्टान का उदाहरण है। तो इसमें यह है कि आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडा होने पर बनती हैं। तो आग्नेय कैसे बनती हैं, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और ठोस रूप धारण करके विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानें पिंड बनाती हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति, ठीक है, तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है, जैसे बैथोलिथ, स्टॉक तथा लेकोलिथ चट्टान, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स कुक द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई, जेम्स कुक के द्वारा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि यहाँ पर जैसे दिया है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1770 में जेम्स कुक ने की थी, याद रखना है। और न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय भी जेम्स कुक को दिया जाता है, जैसे माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट कुक, याद रखना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है साथियों वो ये है कि जैसे यहाँ पे देखो दिया भी है कि 1769 जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया था न्यूजीलैंड के बारे में। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ पर कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा इसका, अफ्रीका कहेंगे, सही है, ठंडा मौसम नहीं। तो कौन हो जाएगा, अफ्रीका, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमने आपको बताया था। अब इसका मतलब क्यों ठंडा नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इसके उत्तर में कर्क रेखा, जैसे अफ्रीका जो महाद्वीप है साथियों, ठीक है, तो इसके उत्तर में, ठीक है, इसके उत्तर में कर्क रेखा, ठीक है, और दक्षिण में मकर रेखा, ठीक है, याद रखना है। जबकि और ये पूछा जाए कि भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट है कि हाँ, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भूमध्य रेखा की समीपता कारण यहाँ वर्ष भर गर्म व नम जलवायु पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन ये है, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो कह सकते हैं जो दोबारा उगते हैं उन्हें द्वितीयक वन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें द्वितीयक वन कहा जाता है। तो कह सकते हैं क्या कहते, द्वितीयक वन। अगला पॉइंट है, अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो कह सकते हैं अंटार्कटिका का पूछा गया है, ठीक है, तो माउंट कोसियस्को हो जाए, क्या हो जाएगा, माउंट कोसियस्को, या कह सकते हैं थॉमस पर्वत, इनमें से देख लेंगे कौन सा है, एल्ब्रूस पर्वत या विंसन मौसिफ। तो जो विंसन मौसिफ है ये इसका कैसे अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा या ऊंचा पर्वत शिखर। अगला पॉइंट है साथियों, अगला जो क्वेश्चन दिया गया हमारा कि भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपी तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है साथियों कि भूकंप जो कह सकते हैं सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपी तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो उन्हें विस्फोट भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्फोट भूकंप। नेक्स्ट है कि जैसे यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा दी गई है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण विनाशक तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर तबाही मचा देती हैं। ऐसे भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपी तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें विस्फोट भूकंप कहा जाता है। जबकि विवर्तनिक भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं।
तो अगला जो क्वेश्चन है साथियों हमारा वो ये हो जाएगा कि हाँ, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है। तो अधिकतम निमग्न द्वीपों या सबसे अधिक द्वीप पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप में, तो प्रशांत महासागर में सबसे द्वीप किस महासागर में, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है, ये भी याद रखना। पृथ्वी का लगभग 1/3 है ये प्रशांत महासागर। और कह सकते हैं कि इसी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा बिंदु, सबसे जो गहरा बिंदु है उसका नाम है कि मेरियाना गर्त है ना, या इसको मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखें 11,033 मीटर, 11,033 मीटर गहराई है इसकी। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों निमग्न द्वीप कहलाते हैं। यह समुद्री सतह से नीचे अवस्थित होते हैं अर्थात डूबे हुए रहते हैं। इनकी रचना क्रमिक अवतलन के द्वारा हुई है। सर्वाधिक निमग्न द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित हैं। अगला जो क्वेश्चन साथियों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है। तो असितास्म या सीनेट या सेल या बालू पत्थर। तो साथियों हमारा जो आंसर हो जाएगा सीनेट। तो कौन हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान, सीनेट बोलते हैं। या रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण जैसे नीस हुआ, सीनेट हुआ, ग्रेफाइट हुआ, क्वार्टजाइट हुआ, स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट इत्यादि। तो यहाँ पे जैसे तो रूपांतरित चट्टान कौन सी हैं, नीस, सीनेट, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर और फाइलाइट। जबकि अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। अगला जो क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है इन्हें हरिकेन के नाम से अटलांटिक में बोला, अटलांटिक महासागर क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले तूफानी चक्रवात हैं। किसके कर्क मकर रेखा के। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। ठीक है, जबकि तो चक्रवात जो होता है निम्न वायुदाब केंद्र होता है, जबकि केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होता है। विश्व के अलग अलग भागों में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, चीन के पूर्वी एवं दक्षिण तटीय प्रदेशों में इसे टाइफून बोलते हैं। तो चीन में टाइफून है ना, ऑस्ट्रेलिया में बिली, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बिली बोलते हैं। जबकि भारत या हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जानते हैं। ठीक, हरिकेन कहाँ बोलते हैं, अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं कि निर्वाह खेती, ठीक है, मिट्टी की प्रकृति, जनसंख्या के ज़्यादा दबाव या प्रदूषण। तो इसका कह सकते हैं पूछा कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं माना जाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों कि मिट्टी की प्रकृतिता प्रदूषण कृषि उत्पादकता में कह सकते हैं गिरावट के प्रत्यक्ष कारक हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि कृषि उत्पादकता में गिरावट का एक अप्रत्यक्ष कारक है, क्योंकि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बंटवारे का मुख्य कारण है। ठीक है, याद रखना है। जिससे कृषि योग्य भूमि छोटे छोटे खंडों में विभाजित होती है तो नई तकनीक के प्रयोग की संभावना कम रहती है तथा उत्पादकता में वृद्धि नहीं की जा सकती। निर्वाह खेती कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण नहीं है, क्योंकि इसका तात्पर्य खेती पर निर्भर रहना है, अर्थात एक प्रकार से कृषि उत्पादकता बनाए रखना होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि निर्वाह खेती, याद रखना है, तो गिरावट का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो साथियों ये उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। कैसा है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो बोत्सवाना में पड़ता है। कहाँ, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना जो है यहाँ पर है, और इसी कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल में, याद रखना है। ठीक है साथियों, तो जो हमने आपको बताया कालाहारी कहाँ कैसा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय है, तो
कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में फैली है तथा 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। यह उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और पिग्मो पूछी जाए तो कह सकते हैं, तो पिग्मी बोलते हैं, पिग्मी जनजाति। ये पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती, कांगो नदी बेसन में। कहाँ पर? कांगो बेसन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, याद रखना है। और पिग्मी विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है, पिग्मी जनजाति, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो साथियों वो है कि भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं, तो कह सकते हैं गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्यवर्ती क्षेत्र, ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र या गर्म क्षेत्र। तो साथियों जो भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ हैं ये गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। कैसे में? गर्म। तो इसकी जो कह सकते हैं डेफिनेशन ये है कि भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं। आपस में उलझी हुई जो छोटी झाड़ियाँ हैं मध्य सागरीय प्राकृतिक वनस्पति की विशेषता है। ठीक है, और कह सकते हैं अगला साथियों हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि विषुवती बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है, तो विषुवी बसंत ज्वार है ये 6 महीने के बाद घटित होता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के वर्ष के आरंभ होते समय या जनवरी माह में, जैसे अभी 1 जनवरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये सूर्य पर आधारित होता है, जबकि हमारे यहाँ जो संवत चलते हैं वो चंद्रमा पर आधारित होते हैं। तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, और वहाँ से उत्तरी गोलार्ध को अग्रसर होता है। वर्ष के समाप्त होने पर दिसंबर माह में तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध से होते हुए पुनः दक्षिणी गोलार्ध पर पहुँच जाता है। इस तरह से सूर्य वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर गुजरता है। इन दोनों बार विषुवी ज्वार की उत्पत्ति होती है, अर्थात वर्ष में 2 बार 6-6 माह के अंतराल पर विषुवी बसंत ज्वार घटित होता है। अगला ये है कि खाड़ी प्रवाह। तो खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है, तो कह सकते हैं, तो इसका जो है कि खाड़ी प्रवाह पूछा गया है, तो कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा जो हमने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो खाड़ी प्रवाह अंध महासागर या अटलांटिक महासागर बोल देंगे। ठीक है, एक महासागरीय धारा कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर की। अब नेक्स्ट साथियों जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो ये है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो साथियों जो हिंद महासागर है ये कह सकते भूमध्य सागर से जो जुड़ा है स्वेज नहर के, किससे? स्वेज नहर। अब स्वेज नहर जो है ये 1869 में जो फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स जो थे लेसेप्स, इनके निर्देशन में बनी थी, याद रखना है। ठीक है, तो स्वेज नहर जो है, ठीक है, या लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिया है स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तथा मिस्र के नील नदी घाटी के निचले भाग को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। 165 किलोमीटर लंबे इस नहर का निर्माण 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स के नेतृत्व में पूरा हुआ। मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो मिस्र के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि किम्बरले हीरे की खानें, ठीक है, किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले है। ठीक है, हीरे की खान, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह बाल और ऑरेंज नदियों के संगम से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। किम्बरले अपने हीरों की खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिरहोर वन आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से, तो बिरहोर की बात करें खानाबदोश हैं। ठीक है, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? तो बिरहोर के बारे में पूछा गया, झारखंड, उड़ीसा, लक्षद्वीप और बिहार। तो साथियों इसका हो जाएगा बिरहोर जो हैं ये झारखंड में रहते हैं। बिरहोर वन आदिवासी जनजाति जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, ये झारखंड राज्य के रायपुर जिले में निवास करती हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये लोग खाने के लिए बंदरों का शिकार करते हैं। किसके लिए? बंदरों का। बुशमैन जनजाति तो हमने आपको बताया कालाहारी मरुस्थल में निवास करती। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना नामीबिया में पड़ता है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जैसे यहाँ पर और भी कुछ जनजातियाँ दी गई हैं। हमने आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप में विश्व में सबसे जनजातियाँ हैं, और कैसे जैसे पपुआ तो न्यूगनी, ठीक है, टाटार साइबेरिया में पाई जाती, पिग्मी कहाँ? कांगो बेसन में। ठीक है, किर्गिज मध्य एशिया की जनजाति है, याद रखना है।
जैसे ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र प्रायद्वीपीय राज्य का नाम क्या है, एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम। तो साथियों, तो जो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य पूछा गया है, कैप्री, इबिसा, तस्मानिया और रोइस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तस्मानिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया है, जिसे बास स्टेट द्वारा अलग किया जाता है। किसके? बास स्टेट या संधि के द्वारा। विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसकी राजधानी होकर्ट है। अगला क्वेश्चन ये है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है साथियों, तो नेपच्यून के अलावा जो अन्य ग्रह वो पृथ्वी है, पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो नीला ग्रह। अब क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जल की उपस्थिति कारण कहते हैं, याद रखना है। अब मैं बात करूं कि पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य में, जैसे है ना, बुध, जैसे सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य, जैसे सूर्य ये हो गया। ठीक है साथियों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, तो कह सकते हैं तो किसके किसके बीच में है, ये पृथ्वी हो गई। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो शुक्र और कह सकते हैं मंगल के बीच में है, याद रखना है। ठीक है, सूर्य से औसत दूरी कितनी है, 14.95 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। द्रव्यमान ये दिया गया है। ठीक है, घनत्व 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो विश्वतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, तो पूछा जाता है पृथ्वी का जो विश्वतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो 17,000 कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा, नहीं 12,714 होना चाहिए। ठीक है, 12,714 याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला जो है ये औसत त्रिज्या है 6,370 किलोमीटर। दैनिक गति भी दी गई है। अब मैं बात करूं कि निम्न में से किस देश को पहले सिलोन, तो श्रीलंका को सिलोन अनुराधापुर के नाम से भी जानते थे, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इग्लू क्या है। तो साथियों, इग्लू जो है वो एक कह सकते हैं बर्फ का घर होता है। ठीक है, तो कैसा, इस प्रकार का बर्फ का एक घर होता है साथियों। ठीक है, इग्लू जो कह सकते हैं कि जो टुंड्रा प्रदेश होता है वहाँ पर पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। इसमें एस्किमो जनजाति निवास करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति निवास करती है ना। अब नेक्स्ट है कि इग्लू, ये हमने बता दिया। हाँ, ये एस्किमो का जो पालतू जानवर वो रेंडियर होता है। क्या होता है, रेंडियर। ये बोझा ढोने के लिए रेंडियर का प्रयोग करते हैं। अगला है जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। तो जो जीवाश्म है साथियों, ये जीवाश्म जो है ये परतदार सेल में पाई जाती है ना, किसमें, परतदार सेल। तो क्या जीवाश्म प्रायः अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण नदियों तथा पवनों द्वारा अपरदित कणों के जमाव से होता है। ये चट्टानें सदैव परतों के रूप में पाई जाती हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो परतदार चट्टान के उदाहरण ये हो जाएंगे कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, है ना, आदि, सेल आदि। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो साथियों ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो वायुमंडल की पूछी जा रही है साथियों, पृथ्वी की ऊपर पट्टी में नहीं पूछ रहे हैं, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है साथियों 78%, कितने परसेंट, 78%। ठीक है, ऑक्सीजन साथियों 21% के समथिंग होती है, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है ना, जीरो कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि CO2 कितने प्रतिशत है, तो 0.03%। आर्गन 0.93% होती है। तो सबसे नाइट्रोजन पाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसूनी हवा या ध्रुवीय हवा। तो इसका हो जाएगा मानसूनी हवाएं जो हैं वे पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ठीक है, ये पवनें 6 महीने स्थल से सागर की ओर तथा 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान में प्रवाहित होती हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा वो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो साथियों ये हो जाएगा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, इसी का ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है ये। तो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता तथा नीचे गिरता रहता है, याद रखना है। अब यहाँ पर जैसे इसकी परिभाषा ये दी गई है कि जल से ऊपर
उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं तथा जल के नीचे गिरकर समुद्र की ओर या पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। तो ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार हो गया और ऊपर उठकर नीचे गिरना तो कह सकते हैं कि नीचे गिरकर पीछे लौटना तो भाटा है। किसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा आता है। कितने 12 घंटे 26 मिनट बाद किसी स्थान पर एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा आता है, अर्थात 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। याद रखना है। नोट में यह है कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आता है। कहाँ पर? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गोबी कालाहारी आटा सहारा क्या ये मरुस्थल है साथियों। याद रखना, आपको हम बता चुके हैं, आया वो क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे दिया है जैसे ये सब है ना। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा हो गया। इसका विस्तार अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र तथा मोरक्को तक है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, चीन में, यहाँ पीली धूल उड़ती है। कालाहारी हमने बताया बोत्सवाना है, नामीबिया है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल। याद रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो साथियों नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी, ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती। अब कहेंगे कि डेल्टा क्या होता है ना। तो साथियों जैसे हमने कहा कि हमारे भारत में जैसे यहाँ पे नर्मदा है, सीधा एक धारा के रूप में गिर जाती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर है ना यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। ऐसे ताप्ती भी यहाँ से निकलकर और कह सकते हैं अरब सागर में एक धारा के रूप में जब गिर जाती है तो उसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा ना बनाने वाली बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जब एक धारा में, तो इसे बोलते हैं कि हाँ ऐश्वरी बोलते। क्या बोलते हैं? ऐश्वरी, ऐश्वरी। जबकि मैं कहूँ कि जैसे कोई नदी सीधा इस प्रकार बहती हुई, जैसे हमने कहा यहाँ से गोदावरी जब निकलती महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इस प्रकार यहाँ पे आती है और इस प्रकार अनेक धाराओं में इसका जल बढ़ जाता है तो उसे डेल्टा बोलते हैं। वृक्षनुमा तंत्र बना लेती है। जैसे गंगा है, ठीक है, यहाँ से जब निकलती हैं, ठीक है, उसके बाद जब बंगाल में आती हैं तो गंगा बांग्लादेश में कह सकते हैं पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। और उसके बाद इधर कह सकते हैं जब ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं तो ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते बांग्लादेश में। और उसके बाद दोनों की एक धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद में जब ये आगे बढ़ती हैं दोनों, ठीक है, तो उसके बाद जब इधर पद्मा आ गई, इधर जमुना, तो मेघना बन गई यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसका जल अनेक धाराओं में बढ़ जाता है, पश्चिमा तंत्र बना लेते, तो इसे डेल्टा बोलते हैं। और यही गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा समझ में आ गया होगा। जैसे एक नदी अनेक धाराओं में जब समापन होती बढ़ जाती है तो उसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रटा टाया क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, तो याद रखेंगे। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है, जो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए, ठीक है, भड़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह एक तंग घाटी में बहती है। तो इसके उत्तर में विंध्याचल, तो हमने आपको कहा कि जो नर्मदा है, नर्मदा इस प्रकार आती है तो इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। इसके दक्षिण में कह सकते हैं सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं ये विंध्याचल हुआ, ये सतपुड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है ना, और उत्तर में विंध्याचल, जबकि यहाँ ताप्ती बहती है। तो अब देखो ताप्ती के उत्तर में सतपुड़ा हुआ है ना, और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा हुआ। तो सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच में, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इधर से ताप्ती है, इधर से नर्मदा है, तो ताप्ती नर्मदा के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला है, ऐसे भी याद रखना है ना। तो देखिए, है ना, तो नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है, याद रखना है। और अब अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना। तो इसका जैसे ऑप्शन ए दिया है कि ए और सी दोनों, है ना, बी में ए और डी दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे कह सकते हैं सी ऑप्शन में सी और डी दे रहे हैं, जबकि डी में बी और डी दे रहे हैं। तो साथियों कह सकते हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो हो जाएंगे इसमें से जो ए और डी है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, याद रखना। और भी जैसे है ना, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह होता है,
वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आता है। जैसे यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा के और कौन कौन से हैं उदाहरण, तो देखिए साथियों, सौर ऊर्जा हुआ, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन है भूमध्य रेखा के से आर्कटिक वृत्त तक, है ना, तथा भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। तो कर्क रेखा से जो मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, याद रखना है। अब नेक्स्ट ये है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार जो है कि 0 से 23.5 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यहाँ पर दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अत्यधिक होता है, जो 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। विश्व में सर्वाधिक तापमान उष्ण मरुस्थलों में मिलता है। जैसे हम बताएं आपको कि जैसे ये है, ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा जा रही है तो इसके उत्तर में 23.5 अंश, इसके दक्षिण में 23.5 अंश, ठीक है, 23.5 अंश। तो इसके विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश इधर आएंगे तो ये हो जाएगी मकर रेखा, ठीक है, और इसके उत्तर में 23.5 तो ये हो जाएगी कर्क रेखा, ठीक है। तो अब यही जो क्षेत्र है 23.5 अंश वाला, यही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो तापमान है 22 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। समझ में आ गया होगा। अगला जो है कि निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? तो ये पूछा कि संघनन कौन सा नहीं है? तो ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ और वर्षा। तो कह सकते हैं जो धुआं होता है वो संघनन नहीं है, ठीक है। ओस है, कोहरा है, पाला है, इनमें सब पानी का है, जबकि धुआं में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है साथियों। तो कह सकते हैं कि जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। तो सीधी सी बात, जब जल आ गया तो कोहरा में कौन सा, धुआं में कौन सा कह सकते हैं जल होता है? तो देखो ओस में भी जल हुआ, कोहरे में भी जल हुआ, पाले में भी हुआ। तो देखो जल की गैसीय अवस्था जल है ना, तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं, है ना, याद रखना है। ओसांक बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है, उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100 हो जाती है तो संघनन शुरू हो जाता है। संघनन प्रक्रिया से ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं, जबकि कह सकते हैं धूल, धुआं, समुद्री नमक में संघनन नहीं होता है, याद रखना है। अब नेक्स्ट है फैलिन क्या है? तो साथियों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि फैलिन क्या है। तो साथियों कह सकते हैं यूनान का सफल लड़ाकू जहाज या मलेरिया की दवा, अक्टूबर 2013 बंगाल की खाड़ी में उठा चकवा। तो साथियों उस समय का करने का क्वेश्चन है साथियों, याद। अब आपको अभी के याद रखने हैं, जैसे बिपरजॉय है ना, ये सब अभी आए हुए हैं। तो मोचा है ना, तो यमन में आया था, है ना। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा तो 21% के समथिंग होती है, याद रखना है, ठीक है। आपको हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बता दिया। तो देखो ये 21% ऑक्सीजन, 78 नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो ये दिया आर्गन 0.93% और CO2 जरूर याद रखना है, ठीक है साथियों। अब CO2 के बारे में 0.03% होती है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह सूर्य नहीं है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, जबकि शनि, बृहस्पति ये सब ग्रह है, ठीक है, याद रखना है। तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आपको पता होगा कि 24 अगस्त 2006 को जब IAU की बैठक हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, तो उसमें जो यम या प्लूटो है उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि ये जो वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरता था और इसका जो आकार है गोलाकार ना होकर ये चपटा है। कैसा था? चपटा था ऊपर, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी हटाया गया था प्लूटो को, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? सीधा CFC हो जाएगा, CFC, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना है। तो क्षोमंडल के ऊपर जैसे मैं आपको बताऊं 5 हैं ये परतें हैं, क्षोमंडल, है ना, क्षोमंडल, समताप मंडल, है ना, मध्य मंडल, आयन मंडल और वहामंडल, याद रखना। कितनी तो कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और कह सकते हैं एक्जोस्फेयर। तो TS ट्रोटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना, आइनोस्फेयर और एक्जोस्फेयर। तो इसे बोलते हैं क्षोमंडल, या आप लोग ऐसे याद रखना है, ऊपर से नीचे से ऊपर क्रम भी पूछा सकता है। छो सम आ वा, ऐसे याद रखना है।
तो छो से क्षोभ मंडल, सा से समताप मंडल, मा से मध्य मंडल, आ से आयन मंडल और वा से वहा मंडल। तो छो सम अवा ये लिख लेना है बच्चों, नोट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार अब मैं बात करूं कि क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित समताप जो मंडल है इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, कि ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है ना। इस मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो कह सकते हैं समताप मंडल में ओजोन है ना, जिसे ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ओजोन परत क्या करती है कि पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रे है उनसे हमारी रक्षा करती है, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है साथियों, ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में ओजोन परत नष्ट हो जाती है तो उसे ओजोन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस क्लोरीन है, जो मिश्रित रूप से CFC या हाइड्रोक्लोरो है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे कैसे CFC या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC बोलते हैं, ठीक है, में पाई जाती है। इससे अतिरिक्त भी और भी कुछ गैसें हैं, जैसे क्लोरीन हुआ है ना, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ओजोन जो है उसे डॉप्सन में मापते, किससे मापते हैं? ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन में मापते हैं, याद रखना है। इंपॉर्टेंस ओजोन पर समताप मंडल में पड़ती है, कहाँ पर? समताप मंडल में है, याद रखेंगे। और कह सकते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब? 16 सितंबर को, याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। नेक्स्ट है, किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? तो साथियों ये सुक्कुर बैराज है सिंधु नदी पर है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर सुक्कुर बैराज है, जो जिसे ब्रिटिश काल में 1923 से 32 के दौरान बनाया गया। ब्रिटिश काल में बैराज को लॉयड बैराज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है बर्लिन। तो साथियों ये तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा, बर्लिन किसकी राजधानी है? ठीक है, तो जर्मनी की बर्लिन हो जाएगा, ठीक है। और ग्रीस की एथेंस हो जाएगा, है ना। जॉर्जिया की जो है जो तिबिलिसी है, और हंगरी बुडापेस्ट की हो जाएगी। हंगरी की क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट, याद रखना। तो जर्मनी बर्लिन, तो बर्लिन किस नदी पे है? बर्लिन स्प्री नदी पर स्थित है। कौन सी? स्प्री नदी पे, है ना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, है ना। और जॉर्जिया की तिबिलिसी है, और ग्रीस की एथेंस। यहीं एथेंस में 1896 में, कब? 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुई थी, जबकि 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो सीधी सी बात है, ठीक है, निम्न में दिया गया है तो पैसिफिक, मतलब प्रशांत महासागर को पैसिफिक बोलते हैं, याद रखना है। अभी हमने बताया था शुरुआत में, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है ना। यह महासागर अमेरिका तथा एशिया को पृथक करता, अलग करता है, ठीक है, याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है ना ये दिया गया है, जो कि अटलांटिक महासागर से दोगुने से भी अधिक है। इसका उत्तरी किनारा बेरिंग जलसंधि द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है। किससे? बेरिंग जलसंधि द्वारा, है ना। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क तथा मकर रेखा के बीच स्थित है मध्य प्रशांत महासागर कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य प्रशांत महासागर। कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी प्रशांत महासागर, मकर रेखा के दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। अगला है कि वननाशक से निम्न में से क्या होता है? तो वननाशक से भूक्षरण होता है। क्या होता है? भूक्षरण होता है, ठीक है। वननाशक का अर्थ है संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना, वन क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना। वन विहीन क्षेत्र में भूक्षरण सर्वाधिक होता है, मृदापर्दन बोलते हैं। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में स्थित है? तो गैलापागोस तो है जो ये कह सकते हैं कि इसका यहाँ पे जैसे दिया है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो है इसके पश्चिम में स्थित, किसके? दक्षिणी अमेरिका के। ये देखो दिया गया है तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। तो इसके पश्चिम में क्या है? गैलापागोस द्वीप है, यहाँ पर ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट है कि आल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? तो साथियों जो आल्प्स पर्वत है ये कैसे? स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है। कहाँ से? देखो आल्प्स मध्य यूरोप का सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वतों की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। तो आल्प्स पर्वत की सबसे जो ऊँची चोटी है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा माउंट ब्लैंक। कौन सी है? तो आल्प्स की सबसे ऊपर ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक हो जाए, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। आल्प्स पर्वत को स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? तो एक कौन सा शहर? तो सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, याद रखना है। भूमध्य रेखा इसके पास से गुजरती, ठीक है।
यहाँ पे है कि जो दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश को सिंहों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे हैं। ठीक है, याद रखना है। मोहानो का जल, तो मोहानो का जल का मतलब ये होता है कि समुद्री जल से कम खारा होता है। किसे? समुद्री जल से कम खारा होता है मोहानो का जल, याद रखना है। अगला है कि जैसे यहाँ दिया है, मोहानो का जल समुद्री जल से कम खारा होता है क्योंकि सभी नदियाँ किसी न किसी समुद्र से मिलती हैं, है ना। जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है उस जगह खारे और मीठे पानी मिलते हैं, जिससे उस मोहाने के जल की लवणता समुद्री जल की लवणता से की अपेक्षा कम होती है। अगला है पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है। तो साथियों ये पेंगुइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो पेंगुइन जो हो जाएगा ये दक्षिणी में ये कह सकते हैं अंटार्कटिका का होता है। तो पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? ये पेंगुइन हो जाएगा अंटार्कटिका में पाया जाता है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात्रि होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ हैं, याद रखना है अंटार्कटिका की। अगला है कि डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियन। इसमें कौन कौन? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये कैसे 5 देश आते हैं, याद रखना, स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। तो कह सकते हैं स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक शब्द है। यह 5 देशों की एक जैसी संस्कृति को बताता है। तो इन 5 देशों की संस्कृति एक जैसी इसलिए है। ठीक है, तो साथियों आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन को आज डिस्कस किया हुआ है। आगे फिर भी हम एक क्लास लेकर आएंगे साथियों। तो इसी के साथ आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी चलती रहे, इसलिए हम भरसक प्रयास करेंगे साथियों कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहे। हमारा जो भी कह सकते हैं मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही अच्छे से रहेगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई क्लास में।